हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आइए आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज देखना है, मैंने आपको बहुत भी पहले वेबिनार में आपको बता दिया है कि कोई भी आप टॉपिक पढ़िए, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि आखिरकार ये जो जितना भी आपको टॉपिक दिया है उसका मतलब होता क्या है। तो चलिए आइए हम इसी का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। इंडियन इकोनॉमिक तो आप समझ रहे हो, जो इंडिया का अर्थशास्त्र यानी कि जितना हमारा इकोनॉमिक है, जिससे ग्रोथ और बढ़ता और घटता है, तो इकोनॉमिक इंडिया का समझ में आ रहा है। बट ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? अ ग्लोब? नो, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू अ सिंगल मार्केट कनेक्टेड विथ इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि जो इंडिया का मार्केट है, जो इंडिया का जो भी मार्केट, जो भी चीज वो बेचता है, वो इंटरनेशनली ग्लोबलाइज हो जाता है, यानी कि पूरा फैल जाता है एक चीज, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन किस तरह से इंडियन इकोनॉमिक में, यानी कि इंडिया में कैसे से बहुत ऐसे मटेरियल्स होते हैं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक देश से दूसरे देश के लिए इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है। दैट्स कॉल्ड द इंडियन इकोनॉमिक एंड ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन सिंगल मार्केट लिंक्ड विथ इंटरनेशनल मार्केट, इसका शॉर्ट फॉर्म डेफिनेशन था। लॉन्ग टर्म में आपका दिया है globalization refers to integration of the domestic economic with the economics of the world। डोमेस्टिक भी आप समझ रहे हो, डोमेस्टिक यानी घर का, यानी कि इंडिया का कोई भी इकोनॉमिक, यानी कोई भी ऐसे थिंग्स हो, कोई भी ऐसी मटेरियल्स हो जो कि किससे कनेक्टेड हो, वर्ल्ड से। दैट्स कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये जो डेफिनेशन आपका है, ये आपका किसका है? ग्लोबलाइजेशन का। ओके, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमिक विथ द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो, कोई भी मटेरियल्स हो, बट वो ग्लोबलाइज्ड हो, बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में फैली हो, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है एन एमएनसी। एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, तो मल्टीनेशनल कंपनी जो एमएनसीज है, कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। यानी कि वो जो एमएनसीज होती है बच्चा, वो एक नेशन यानी एक कंट्री से नहीं बिलोंग करती, वो ढेर सारी कंट्रीज जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी कंट्रीज को एक साथ क्या करती है, कोई भी थिंग्स एक देश से दूसरे देश को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थिंग्स करती। ओके, तो एमएनसी क्या काम करती है, ये एक नेशन यानी जैसे मान लीजिए आप लंदन से कोई सामान ले रहे हैं, तो लंदन से वो सिर्फ इंडिया तक जाएगी, तो ये तो सिर्फ ग्लोबलाइज्ड हो गया ना। ग्लोबलाइजेशन तो सिर्फ वन नेशन से दूसरे नेशन जा रहा है। बट ये जो आपका एमएनसी जो कंपनीज है, वो क्या काम करती है, लंदन से अमेरिका भी जाती है, अमेरिका से फिर इंडिया भी जाती है, यानी कि बहुत ढेर सारी कंपनी जो इसमें होते हैं ना, बहुत ढेर सारी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी, एमएनसी का फुल फॉर्म। ओके, सेकंड पॉइंट भी आप समझ गए। अब जैसे इसमें ये जो आपका एमएनसी है, इसमें बच्चा और भी है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन एमएनसी। यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आप टॉपिक नाम सुना होगा, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पॉइंट किसने दिया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसने दिया है, किसने दिया बच्चा, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नाम दिया, क्योंकि फॉरेन है, फॉरेन में एक जगह से दूसरी जगह कोई भी थिंग्स जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, कोई भी थिंग्स हो गए। नेचुरली आप इतने समझदार हो चुके हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो प्लीज बच्चा आप मुझे बताओ कि नहीं आ रहा बच्चों, मैं उसको और क्लियरिटी के साथ समझाऊंगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसी वीडियो में आपको एकदम अच्छे से समझा दूं। ओके, फर्स्ट का सेकंड पॉइंट आप दोनों समझ गए, ग्लोबलाइजेशन, एमएनसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द, जो किसने बनाया है, एमएनसी। ठीक, अब तो आपका ये हो गया किस तरह से ग्लोबलाइज होता है इंडियन इकोनॉमिक में। इंडियन इकोनॉमिक में जैसे बहुत ऐसे मटेरियल्स होते हैं, बहुत ऐसे थिंग्स होते हैं, बहुत ऐसे सामान होते हैं जो कि हम लार्ज एरिया में उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको फैला देते हैं चारों तरफ। ठीक, अब नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड यानी कि जो विदेश में इंटरनेशनली जो ट्रेड होता है, सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं जो थिंग्स, वो ट्रेड कहलाता है। ओके, तो जो फॉरेन ट्रेड है वो कितना इसका एडवांटेजेस है, कितना ये हमारे लिए कारगर है, कितना हमारे लिए अच्छा है, उस बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो
has facilitated the travels of goods from one market to another market। बिल्कुल ट्रू है। एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जो हमारा गुड्स है, ये गुड्स मीन्स अच्छा वाला गुड्स नहीं, इसमें गुड्स का मतलब होता है थिंग्स। थिंग्स मतलब होता है आपका सामान। ओके, तो ये जो आपका इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक में गुड्स का मतलब होता है सामान। हर वर्ड का हर सब्जेक्ट में मीनिंग अलग अलग होता है और एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है, बहुत आप जानते ही हो। तो इसमें गुड्स का मतलब होता है थिंग्स। तो जो जितना भी आपका जो ट्रैवल कर रहा है, जितने भी गुड्स कर रहे हैं, वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, यानी एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कोई क्लोथ, कोई कपड़ा बना के भेज रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में क्या जा रहे हैं, वो तुरंत इम्पोर्ट हो जा रहे हैं, है ना, तुरंत एक्सपोर्ट हो जा रहे हैं। यहाँ से हमको मान लीजिए कोई अमेरिका को अच्छा ड्रेस लगा तो हमको क्या कर रहा है, तुरंत इम्पोर्ट करवा ले रहे हैं, नहीं आप मुझे दे दो, मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये पूरे पूरे इंडिया में चलने लगा, प्रसिद्ध होने लगा। एडवांटेजेस, यानी कि वहां का भी हमारे देश में ट्रेंड चलना हमें भी अच्छा लगा हो। कोई डिशेस हो गया, कोई क्लोथ्स हो गए, कोई ट्रैवल्स हो गए, कोई व्हीकल्स हो गए। प्रोवाइड चॉइस ऑफ गुड्स टू द बायर्स, यानी कि जैसे मान लो कि जैसे कोई टीवी में तुम विदेश का कोई भी चीज देखते हो तो आप सोचते हो वाह काश ये हमारे पास भी रहता। तो वो जो तुम्हारी जो चाहत है उसको पूर्ण करना किसका काम है, ट्रेड का। जो फॉरेन से जो आते हैं, जितने भी आपके थिंग्स गुड्स आते हैं, तो वो किसका काम था, जो एमएनसी कंपनीज थी उसने खोला है कि आप ग्लोबलाइज करो, यानी कि आप अपने तक सीमित मत रखो। कोई भी सामान बना रहे हो तो अपने तक सीमित मत रखो, उसको पूरे इंडिया, पूरे देश, पूरे कंट्री, पूरे कॉन्टिनेंट, पूरे विश्व में पूरा उसको फैलाओ ताकि वो हर जगह मिल सके। तो ये बायर्स के लिए सबसे अच्छा हो गया। सेकेंड पॉइंट है प्रोड्यूसर ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज हैव कम्पीट डिफरेंट मार्केट, दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट। अब क्या हो गया बच्चा कि इसमें क्या हो गया है कि अब इसमें कंपटीशन स्टार्ट हो गया, कंपटीशन लेवल। जैसे आप कोई क्लास में कोई आपसे हायर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आप क्या करते हो, उससे कंपटीशन स्टार्ट कर देते हो कि वो इतना अच्छा पढ़ रहा है तो मैं भी उससे अच्छा पढ़ूंगा, कंपटीशन लाइक। तो मार्केट में भी क्या होता है, कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि वो भी कंपटीशन स्टार्ट करने लगे कि आप इतना अच्छा आप ड्रेस बनाने लगे, इतना अच्छा आप कुकिंग शुकिंग करने लगे, तो मैं भी इसको स्टार्ट करूंगा। बस मार्केट में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। देयर आर 3 पॉइंट्स, अगर आप चाहते हो और मैं बस इसको पॉइंट बताऊं, बट दिस इज मेन इन पॉइंट्स। ये बहुत ज़्यादा मुझे मेन लगा, इस वजह से मैंने आपके लिए इसको ले लिया। नेक्स्ट है सीज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सीज का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, किसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, किसे कहते हैं, जो इंडस्ट्रियल जोन होते हैं, ठीक, जो आपके इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियल जोन इस वजह से सेटअप किया जाता है कि जैसे कि आपकी कोई भी थिंग्स हो, कोई भी गुड्स हो, जो कि स्टेट लेवल और गवर्नमेंट लेवल, जो भी लेवल हो, हायर लेवल और लोअर लेवल के लिए इसको प्रोड्यूस किया जाता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज की, जितने भी सेंट्रल और स्टेट्स हो गए आपके, जितने भी गवर्नमेंट हो गए, जितनी भी सरकार है ना, तो वो क्या काम करेगी, इस पार्ट में आके इन्वॉल्व करेगी। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में देख लो, इंडिया में क्या है, सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, तो सेंट्रलाइज करते हैं पूरा पूरा एकदम मेन हेड बैठे रहते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट उसके जो पार्ट वाइज रहते हैं, जो पार्ट वाइज स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो सेंट्रल वाले जो मेन हेड रहते हैं वो किसको ऑर्डर देते हैं, स्टेट्स वाले को। स्टेट वाले क्या करेंगे, फिर जो हमारे काम रहेंगे उसको चालू करवाएंगे। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन वही काम करता है। अब किस किस चीजों में काम करता है उसको पढ़ते हैं। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वर्ल्ड में चल रहा है बच्चा, दिस इज वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब चीजों के लिए जो काम करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इसके प्रोडक्ट्स हैं जो ये दोनों मिल के आराम से किसके लिए काम करते हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे इंडिया के लिए। इंडिया के लिए तो करते हैं, पूरे वर्ल्ड यानी कि पूरे देश आ गया, ठीक, जितने पीपल्स हैं उन सब के लिए काम करते हैं कौन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सीज। ओके, तो किस किस चीजों के लिए काम करते हैं, तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, वाटर्स हो गए, रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, स्टोरेज हो गए, रिक्रिएशनल हो गए, एजुकेशन एंड फैसिलिटीज हो गए। ठीक, अगर इसमें आप और भी लिख सकते हो जो हमारे पूरे देश में काम आते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी नहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, बट ये मेन थे, इस वजह से मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटीज आप जानते हो, और एजुकेशन फैसिलिटीज में आपके लिए भी प्रोवाइड करा रही हो कि आप भी एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सको। ओके, इसका भी और पॉइंट्स है, जैसे हर का पार्ट्स होता है ना, इसी तरह सीज का भी पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं,
लिबरलाइजेशन, WTO, प्राइवेटाइजेशन, BPO, इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, तो अब पॉलिसी में इसको तो पॉलिस मारना पड़ेगा ना, तो पॉलिस मारते हैं, उसके बाद फट से आपको बताते हैं कि इस सब को क्या कहते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, अब मैंने इसको रब कर दिया और आपके लिए लिबरलाइजेशन प्राइवेट जो सीज का टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, मैंने उसे मिटा के आपके लिए लिख दिया है। तो चलिए आइए हम इसी को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिबरलाइजेशन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड्स। जैसे कोई भी फॉरेन ट्रेड्स के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा रहता है, ये सब चीज़ों के लिए, जैसे मान लीजिए ये चीज़ बैन हो चुका है, नहीं आएगा, तो ये कौन काम करता है? लिबरलाइजेशन उसको बैरियर्स को हटाता है, कहता है कि नहीं, ये पहले वो भी देखता है कि वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, अगर अच्छा रहता है तो उस बैरियर को हटा देता है, कहता है कि नहीं फॉरेन ट्रेड हमारे यहाँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कोई भी थिंग्स हो सकता है। ओके, तो लिबरलाइजेशन उसे कहते हैं। गवर्नमेंट्स के जितने फॉरेन ट्रेड्स के लिए जो बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन लगे रहते हैं, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, उसको क्या करते हैं सब? रिमूवल। लिबरलाइजेशन इसे कहते हैं। आपके लिए मैं इसके और शॉर्ट पॉइंट्स आपके लिए मैं बना के ला सकती हूँ, अगर आप चाहते हो तो किसी भी टॉपिक के लिए, तो आप मुझे फीडबैक दीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है? स्टार्टेड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज लिबरलाइज्ड इंटरनेशनल ट्रेड। सॉरी, तो इसको स्टार्टेड किया गया ताकि ये आप कंट्रीज को क्या करो, उसको डेवलप करो, जितना हो सके डेवलप करो। अब कोई भी बेवकूफ़ बता देगा, या यहाँ तक कि मैं भी बता दूंगी कि कोई भी चीज़ हमारे यहाँ कुछ इम्प्रूव करने के लिए या कुछ डैशिंग चीज करने के लिए, या कुछ मान लो जैसे हमारे यहाँ लो लाइट है, जिसको हम लोग बड़े लाइट लगाने के लिए, हम लोग कुछ डेवलप करने के लिए, कुछ नया विकास करने के लिए हम कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो यही कहते हैं इसको, WTO वही काम करता है। जो चीज़ आपके पास कम है उसको लिबरलाइज करें, यानी और बड़े में लेकर आना, है ना। जैसे पहले आप छोटी टीवी आती थी, कलरफुल नहीं आती थी, धीरे धीरे कलरफुल आने लगी, फिर धीरे धीरे क्या होने लगी, पीछे जो डिब्बा की तरह टीवी रहता था उसको और फैसिनेटेड करने लगे, डैशिंग बनाने लगे, तो एकदम फ्लैट टीवी आने लगा, है ना। तो अभी तो अब ऐसा हो गया कि मोबाइल में अब ट्रांसपेरेंट मोबाइल आएगा। देखिए अब सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करता है, ऑर्गेनाइज करता है। किसको? ये किस लिए स्टार्ट हुआ था? क्योंकि वो कंट्रीज को डेवलप करना चाहता था, ठीक है। और इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज लिबरलाइज, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये लिबरलाइज्ड हुआ है। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी थिंग्स हो, जो भी गुड्स हो, वो इंटरनेशनली जाए, एक देश से दूसरे देश के बीच जाए, उसे हम WTO कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं? जो प्राइवेट हो, आप खुद समझ लोगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। कोई भी ऐसा ओनरशिप हो, ठीक, कोई भी ऐसा ओनरशिप हो जो ट्रांसफर करता हो प्रॉपर्टी, किसके द्वारा? पब्लिक से किसमें ट्रांसफर करता हो? प्राइवेट सेक्टर में, ठीक, समझ गए। तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी ओनरशिप हो, यानी कि जैसे होता नहीं है गांव में, आम के बगीचे में उसका ओनर बैठा रहता है, कोई आम आके तोड़ता है तो उसको बस उसको लाठी लेने के साथ तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, दैट्स इट। तो प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, उसका ओनरशिप जो रहता है उसको ट्रांसफर कर देता है। जैसे मान लो कोई हेड रहता है, उसको कह देता है नहीं तुम उठो, तुम ट्रांसफर हो चुके हो, ट्रांसफर लेटर आ चुका, दैट्स इट। तो जो ट्रांसफर ओनरशिप प्रॉपर्टी पब्लिक से किसके द्वारा हो जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट। ओके, नेक्स्ट है BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओके, BPO का फुल फॉर्म है बच्चा, BPO का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसका मतलब क्या होता है? पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज एंड फंक्शन टू द थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर्स। थर्ड पार्टी मीन्स जैसे मान लीजिए 3 दोस्त हैं, 3 में से थर्ड पार्टी होते हैं ना, 1 2 3, तो कोई 2 दोस्त एक साथ मिल जाते हैं, तीसरे का एकदम आराम से उसके साथ मजा लेते हैं, सब चिल्लाते रहते हैं, या बच्चों तुम एकदम परेशान कर देते हो उसको, थर्ड पार्टी। ये तो मैंने आपको हंसी के लिए बता दी। अब इसमें इसको क्या कहते हैं? थर्ड पार्टी, मैं बताती हूँ। जैसे देखिए, एक क्या होते हैं, BPO मीन्स होते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी 3 इसमें पार्ट होते हैं। फर्स्ट होगा आपका, जैसे मान लीजिए जो मेन हेड है, ठीक,
सेकंड आपका हो गया, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस के लिए आ रहा है तो एक मेन हेड है, आम का बगीचा वाला, वही ले रहे थे एग्जाम्पल, आम का बगीचा वाला है, उसका एक बिजनेस, यानी कि आम उसको लार्ज एरिया में चाहिए, यानी इसको 1 एकड़ का पूरा आम चाहिए होगा। किस लिए? मान लो आम का जूस बनाना हो, माजा बनाना हो, ठीक, तो वो क्या करेगा, बिजनेस वाला आएगा, उस किसान से ना बात करके वो थर्ड पार्टी से बात करेगा। किससे बात करेगा? जैसे मान लो उस गांव का एक प्रधान होगा, उससे बात करेगा कि हमको इतना आम चाहिए, तो थर्ड पार्टी इसमें कौन हो गया? वो हो गया आपका प्रधान, ठीक। और ये जो आपका जो आम वाला, जो बिजनेस वाला, जो फैक्ट्री वाला आएगा, वो फैक्ट्री वाला किससे बात करेगा? फैक्ट्री वाला डायरेक्ट जाकर किसान से नहीं बात करेगा, फैक्ट्री वाला डायरेक्ट जाएगा प्रधान से बात करेगा कि हमको इतना एकड़ का जमीन चाहिए, उतने एकड़ में आम उगाना है, आम उगा के हमको जब पक जाएगा तो हमें आम चाहिए, और वो आम हम क्या करेंगे, उसका माजा बनाएंगे। तो थर्ड पार्टी इसमें कौन हो गया? फर्स्ट पार्टी किसान तो था, और जिसको आम चाहिए था वो बिजनेस वाला था, तो थर्ड पार्टी आपका हो गया, जी हाँ बिल्कुल सही, थर्ड पार्टी आपका प्रधान हो गया, जो अब वो इस चीजों में बात करेगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया है आपको, बट ये प्राइवेट में इस तरह होता है। इसमें क्या लिखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साइन करते हो, प्राइमरी यानी जो सबसे छोटा, जो जैसे मान लीजिए किसान है, उससे ना बात करके उसके मेन हेड से बात करने के लिए बिजनेस डील में, ठीक है, बिजनेस डील्स और एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हो या फंक्शन हो, जो कि थर्ड पार्टी से बात करके सर्विस प्रोवाइड, यानी कि अपना जो भी सामान हो उसको ले लेना, उसे हम बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, ठीक। यानी कि उसको हट के उसका सामान ले लेना, बाकी पैसा उसी को दे देना। ओके, बिल्कुल सही। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये किसे कहते हैं? ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। इसको किसने अडॉप्ट किया था? गवर्नमेंट, सरकार है भाई, सबको पता है कि कोई भी ऐसी नई पॉलिसीज रहती है तो कौन अडॉप्ट करती है? सरकार ही करेगी। अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस, कब की थी उसने? जुलाई 1991। एकदम मेन है, ये मैंने जितना बताया है ना, ये सब आप कहीं ना कहीं नोट कर लो ना, बड़े इजीली आप इसको सीरियसली बता रही हो, इतना पॉइंट आप बस लिख कर आ जाओ, अच्छा खासा मार्क्स पा जाओगे। लेकिन लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं बस बोल दे रही हूँ, आप कह दो कि हाँ मैंने पढ़ा दिया, हवा में उड़ा दो, नहीं, इसको रिवाइज करते रहो। जितना मैं पॉइंट्स आपको लिखवा रही हूँ, लिख लिख के इसको रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना आपको आएगा, ठीक। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, और कब की गई थी इंडिया में? जुलाई 1991। ओके, 1991। इट्स की फीचर्स, इसके की फीचर्स कौन कौन से हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, इसका मतलब होता है एलपीजी। अब एलपीजी आप सोचेंगे अरे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नो, इकोनॉमिक में एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए, फर्स्ट लेटर आपका एल, फर्स्ट लेटर आपका पी एंड फर्स्ट लेटर आपका जी, एलपीजी, ठीक। आपका हो गया एलपीजी, तो आपका एलपीजी समझ में आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है बच्चों। इसमें से आपको कोई भी चीज समझ में ना आया तो आप प्लीज मुझे बताओ, जरूर मुझे फीडबैक दो, और फीडबैक आपको पता है कि कहाँ देना है? गुरु शिष्य वेबिनार में, बिल्कुल हाँ। और हाँ बच्चों, आपको जिस किसी टॉपिक में आपको चाहते हो कि आप मैं उस टॉपिक पे भी बनाऊं आपके लिए, और इसी टॉपिक में कोई भी चीज समझ में ना हो तो आप प्लीज मुझे बताओ। ओके, सो बाय, हैव अ फन।